सत श्री अकाल साथियों, मेरा नाम अजय बराड़ है। साथियों, जैसा ही आप जानते हैं कि पंजाब में नायब तहसीलदार के लिए वैकेंसीज आई हैं और उसी संदर्भ में, उसी सीक्वेंस में मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो उसमें आने हैं पंजाब नायब तहसीलदार में, तो उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। मैं आप लोगों को बेसिकली अगर हिस्ट्री की बात की जाए, ज्योग्राफी की बात की जाए, इकोनॉमिक्स की और इंडियन पॉलिटी की बात की जाए, तो ये 4 सब्जेक्ट मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। या मैं जो कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर मोहाली में है, कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर, यहाँ पे मैं ऑफलाइन बैच भी दे रहा हूँ अपना। ठीक है, अगर जो आप लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे, ये जो भी पार्ट्स में लेके आ रहा हूँ, आपको अगर ये अच्छा लगता है कि जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है और इसके बाद आप लोग जो क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं अगर वो आपके अच्छे से हो पा रहे हैं, तो आप ऑफलाइन बैच के लिए भी आ सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अदरवाइज हम लोग ये एक टाइम टू टाइम हम सीक्वेंस में वीडियोज लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए सर्विस में हमेशा खड़े हैं हम लोग। ठीक है, तो आज मैं जो पहला टॉपिक उठा रहा हूँ वो भारतीय इतिहास का, हिस्ट्री से उठा रहा हूँ मैं। और उसमें भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास का स्रोत से उठा रहा हूँ, बिल्कुल लिथिक पीरियड से उठा रहे हैं हम चीजों को। आप देखेंगे साथियों, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपने उसमें अच्छे से स्कोर करना है तो उसको एक बार में पूरा चैलेंज लेकर के ना करें, पूरे को अपनी शान मत समझिए उसमें कि आप एक बार में उसको सारे के सारे कर लो। उसको धीरे धीरे सेक्शन वाइज करें। एक बार को सारे के सारे को उसको करने की जरूरत नहीं, उसको डिवाइड करके आप सारे के सारा क्वेश्चन उसको टाइप वाइज करिए, तब जाकर के देखोगे आप लोग अच्छे से कर पाओगे। आज जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं, भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री में लेकर के आ रहा हूँ। अब आप समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय इतिहास लिखा गया है, उसके लिखा गया है और जो ना लिखा गया है, जिसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन बनते रहते हैं, कुछ है उसके ऊपर 30-40 क्वेश्चन जो आज के टॉपिक में हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें स्रोत के आधार पर, भारत के जो इतिहास है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया साथियों? 3 भागों में बांट दिया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या है भाई? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। और दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड। ठीक, अगर मैं बात करूं प्री हिस्टोरिक पीरियड में, यानी इतिहास पर हिस्टोरिक पीरियड, पहले हिस्टोरिक पीरियड जो वर्ड आ रहा है इसके बारे में समझ लीजिए। हिस्टोरिक पीरियड यानी ये जो हिस्टोरिक पीरियड है, इससे पहले का पार्ट है प्रोटो हिस्टोरिक और उससे भी पहले का प्री हिस्टोरिक पीरियड है। आप इस चीज को समझिए। इस काल में, ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, और इसको बोलते आद्य ऐतिहासिक काल, और इसको बोलते ऐतिहासिक काल। समझिए, इनके बारे में समझते हैं अभी। देखिए साथियों, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल में आदमी ने कोई लैंग्वेज, भाषा नहीं बनाई थी, और अगर भाषा बने ही नहीं तो इसका मतलब उसने कोई लिखना भी नहीं सीखा होगा। अगर हम बात करें तो ऐसा पीरियड जिसको प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं होते, रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अगर लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है तो उनको पढ़ा भी क्या जाएगा, और पढ़ा ही नहीं जाएगा तो उसके बारे में लिखा भी नहीं जाएगा। तो बस इससे कुछ एविडेंस, जैसे खुदाई वगैरह में मिले हैं या कहीं गुफा वगैरह से कोई चित्र वगैरह मिले, तो वहीं से इसके बारे में थोड़ा सा निचोड़ निकाल करके इतिहासकारों ने लिख दिया है, तो इसके कोई लिखित साक्ष्य है नहीं। जैसे हम बात करें तो आपका लिथिक पीरियड है, यानी पाषाण काल, जो आपकी लिथिक पीरियड है,
लिथिक पीरियड यानी पाषाण काल, पत्थरों का, इसको पत्थरों का काल भी कहा जाता है, लिथिक काल पीरियड। ठीक है, इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य आपके उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। यानी रिटन एविडेंस अवेलेबल है, बट हिस्टोरियन उनको अभी तक पढ़ पाने में सक्षम नहीं है, उनको नहीं पढ़ पाया, अगर मतलब उनको समझ नहीं पाए तो उसको एक प्रॉपर अपने बारे से, अपनी तरफ से कुछ लिख पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो बस जो खुदाई में मिला है या जो भी स्ट्रक्चर मिला, उस स्ट्रक्चर से अंदाजा लगा के, जो पोट्री, जो मृत भांड, जो मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनसे ही अंदाजा लगा के एक इतिहास लिखा गया इनके बारे में। तो ऐसे इतिहास को आद्य इतिहास बोला जाता है, प्रोटो हिस्ट्री बोला जाता है। अगर हम बात करें तो भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पन कल्चर है, हड़प्पा सभ्यता, वो इसी का भाग आ जाती है, प्रोटो हिस्ट्री का, आद्य इतिहास का। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका 2003 में प्रोटो हिस्ट्री के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी इतिहास का भाग है, तो ये प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास का भाग है। इसके बाद इसके अंदर क्या है, इसके देखिए लिखित साक्ष्य यहाँ भी उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य यहाँ भी उपलब्ध, यानी इसमें लिखित साक्ष्य जो उपलब्ध है, लिखित साक्ष्यों को पढ़ा जा सका है, लिखित साक्ष्यों को क्या किया जा सका है, पढ़ा जा सका है। अगर पढ़ा जा सका है तो इसका मतलब उससे कोई उसमें पढ़ने के बाद कोई जानकारी मिली होगी, और उसी जानकारी के ऊपर इनको एक सीक्वेंस के आधार पर लिख दिया गया है, और उसी सीक्वेंस को बोल दिया गया इतिहास। क्या बोल दिया गया, इतिहास, हिस्ट्री। और इसमें अगर हम कहें तो वैदिक पीरियड जो हमारा, वैदिक काल जो है, वैदिक काल तथा उससे आगे जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, ये सारा का सारा हिस्ट्री में आ जाएगा, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा, इतिहास में आ जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इनको ध्यान से रखोगे याद, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, अगर नहीं है तो उनको पढ़ा भी कैसे जा सकता है, तो ऐसा मतलब ऐसे काल को पाषाण काल या लिथिक पीरियड के नाम से जाना गया है, और प्राग ऐतिहासिक काल इसको बोला जाता है। आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है, लेकिन अभी तक उनको इतिहासकार पढ़ नहीं पाए हैं, तो ऐसे काल को आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्टोरिक बोला गया। प्रोटो हिस्टोरिक, ये नाम थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रोटो हिस्टोरिक है ये, प्रोटो हिस्टोरिक, प्रो हिस्टोरिक नहीं है, प्रोटो हिस्टोरिक है ये। लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे तो उसके ऊपर अंदाजा लगा करके, जैसे कैसे वहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक और समाज की व्यवस्था थी, सारे के सारे वहाँ पे देखने को पढ़ेंगे, बस अंदाजा लगाएंगे उनके बारे में। उसके बाद अगर हम देखें तो हिस्ट्री थी, जो मतलब आपका इतिहास है, इसमें लिखित साक्ष्यों को पढ़ा गया, तो रूढ़ी पढ़े गए साक्ष्यों के आधार पर उसको लिख दिया गया सीक्वेंस में, तो इसी से बनता आपका इतिहास। चलिए अब देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं, बड़े आराम से सारी चीजें आप लोग समझ पाओगे। आज पहला लेक्चर मैं इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, और उसके बाद आगे के जो लेक्चर है वो इसके ऊपर बनेंगे, हिस्टोरिक पीरियड के सीक्वेंस में आते रहेंगे आप लोगों को, और हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अभी हमने देखा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो साथियों इसके बारे में दो तीन बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, दो तीन डेट है। जैसे एक 1820 में जो है रॉबर्ट ब्रसफुट ने इनको क्या कहा, इसको सबसे पहले इसका नामकरण किया प्राग ऐतिहासिक काल का। मतलब ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है प्राग इतिहास काल है, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। इसका नामकरण किसने किया था, इसका नामकरण किया था रॉबर्ट ब्रसफुट ने,
रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले इसको प्राग इतिहास काल बोला था, और इस प्राग इतिहास काल को आगे 3 भागों में डिवाइड किया था, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, यह आगे 3 भागों में बांटा गया, यह आगे 3 भागों में बांटा गया, यह आगे 3 भागों में बांटा गया। यानी जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है या प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको 3 भागों में बांटा गया है। और 1820 में, कौन से सन में, डेट याद रखोगे, 1820 में जिसने इनको बांटा था उस इतिहासकार का नाम भी याद रखोगे, जर्गेनस, क्या नाम उसका, जर्गेनस जॉनसन। क्या नाम भाई, जर्गेनस जॉनसन। जर्गेनस जॉनसन ने इनको आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कि ये आगे 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, लेकिन एक नाम और आगे आएगा, सर जॉन लुबोक। सर जॉन लुबोक आगे जाकर के इसके 3 पार्ट में से एक पार्ट का नाम वो भी रखते हैं, आगे जाकर के लिखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। ये 3 पार्ट कौन कौन से दोस्तों, ये जो 3 भाग जर्गेनस जॉनसन ने जिनको डिवाइड किया है, ये 3 पार्ट इसके आपके जो, क्योंकि इतिहास को, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, तो उसमें से पहला जो भाग है उसको आगे 3 भागों में बांट दिया गया है। ये भाग है, ये 3 भाग जो है आप लोगों के, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक है, एंड नियोलिथिक है। यानी पैलियोलिथिक को अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण। ठीक है, मीजोलिथिक को मध्य पाषाण काल, और इसको नियोलिथिक को नवपाषाण बोला गया है। क्या बोला गया भाई, नवपाषाण। देखिए, पाषाण का मतलब पत्थर है, यहाँ पे लिथिक का मतलब पत्थर है। अब देखिए, इसको 3 पार्ट में आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन ये तो, अब एक चीज और ध्यान रखोगे दोस्तों आप लोग, इसको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना, इसको आगे 3 पार्ट में फर्दर फिर डिवाइड कर दिया गया है। और आप लोग देखोगे इसको लोअर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, यानी निम्न पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल। इसके बाद था जो है मिड पैलियोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण। और इसका जो बढ़ता है अपर, तीसरे नंबर पे पड़ता है अपर पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड, यानी उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। यानी इनमें से देखिए, जो आपका प्री हिस्ट्री है यानी प्राग इतिहास है, उसको 3 भागों में, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। यानी हम इसको इन 3 भागों को कुल मिलाकर के, इन 3 भागों को कुल मिलाकर के एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं पाषाण काल, लिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं भाई, पाषाण काल। ठीक है ना, इस पाषाण काल को आगे यानी लिथिक पीरियड को 3 भागों में बांटा गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन इन 3 पार्ट में से जो पहले वाला पैलियोलिथिक, इसको फिर से 3 भागों में बांट दिया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिड पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। यानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ होगा, उसी चेंजेस के आधार पर इनको बांट दिया गया है। चलिए, अब हम इनका टाइम पीरियड, इनका काल देखने की कोशिश करते हैं, किस किस काल में ये चीजें हुई थी। ये जो अलग अलग टाइम पीरियड है, जो काल हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं साथियों, अब इनका काल देखते हैं। देखिए, ये वाला जो है 25 लाख बीसी, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक है। 25 लाख बीसी टू 10,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड आता है। ठीक है ना,
अगर हम इसकी बात करें तो 10,000 BC से ये आपका आता लगभग 4,000 BC तक या 6,000 BC तक भी कह सकते हैं इसको, 6,000 BC। किन्हीं बुक्स में 4,000 BC तक भी इसको लिखा गया है, 10,000 BC से 6,000 BC। इसके अलावा जो नियोलिथिक पीरियड है ये एक, इसके बारे में आप लोग इम्पोर्टेंट याद रखोगे। देखिए याद क्या रखना है इसके अंदर, इसको आप 6,000 BC भी कह सकते हैं, 6,000 के बजाय किसी बुक में 4,000 BC भी दे रखा है, ये 4,000 BC तक रहता है। ये 10,000 BC से 6,000 या 4,000 भी याद रख सकते हैं इसको। नियोलिथिक पीरियड को 4,000 BC से आपका 1,000 BC, 1,000 BC इसका टाइम पीरियड। 1,000 BC का मतलब क्या है, हम बिल्कुल वैदिक पीरियड में आकर के घुस जाते हैं, ठीक है ना। वैदिक पीरियड में आकर घुस जाते हैं तो इतना पुराने तक लिथिक पीरियड चलता है, पत्थरों काल चलता है। अब एक चीज समझिए, एक बात कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। अब आप लोग क्या याद रखोगे, देखिए इसके जो मेन बातें हैं, मेन फीचर्स क्या थे, मेन फीचर्स क्या थे इसके, ठीक है। मेन लक्षण की अगर हम बात करें, लक्षण क्या कुछ थे इनके अलग अलग टाइम पीरियड में। इसमें अगर हम मानव की बात करें इस टाइम में, इसके अगर हम मानव की बात करें तो यहाँ पे मानव आखेटक होता था। क्या होता था भाई, आखेटक। आखेटक का मतलब होता हंटर यानी शिकारी, शिकारी होता था यानी शिकार करता घूमता था, ठीक है। और एक तरीके से देखिए ये वो टाइम पीरियड है 25 लाख साल पहले का, वो टाइम पीरियड है जब धरती के सरफेस को बर्फ ने ढक लिया था, यानी बहुत ज्यादा ठंड, हिमयुग फैला हुआ था यहाँ पे, ठंड का टाइम था, तो पूरी दुनिया में बर्फ ही बर्फ पड़ती थी। तो आप लोग देखोगे कि इस टाइम पे अगर मान लो वो आखेटक है यानी शिकारी है, हंटर है आदमी, तो वो क्या करेगा, वो भोजन भी फूड स्टोरेज करेगा। क्या करेगा, फूड स्टोरेज करेगा। फूड स्टोरेज मतलब वो खाद्य संग्रहण भी करने सीख गया था यहाँ पे, खाद्य संग्रहण, ठीक है ना। खाद्य को संग्रह करने का, फूड स्टोरेज का वो, क्योंकि ठंड होती थी तो और तो किसी चीज की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसको खेती बाड़ी की, पशुपालन की कोई जानकारी नहीं थी, तो वो शिकार करता था। शिकार करके जो भी वो शिकार किया उसने उसको दबा के रख देता था बर्फ के नीचे या मिट्टी में नीचे, ताकि वो कई दिन तक सड़े ना, तो उसको बाद में वो खा ले। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं किसी भी मांस को 10 दिन तक वो स्टोर करके रख सकता था, यानी खाद्य संग्रहण उसने सीख लिया था इस टाइम में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी ध्यान रखिएगा कृषि की जानकारी नहीं थी, कृषि की जानकारी नहीं थी, एग्रीकल्चर की जानकारी या एग्रीकल्चर की नॉलेज उसको नहीं थी। समझ पा रहे ना साथियों, उसको खेती बाड़ी की जानकारी नहीं थी। अगर हम बात करें यहाँ पर आकर के, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ एक बात और याद रखनी है कि इसके बिल्कुल लास्ट में, ये पैलियोलिथिक पीरियड के लेटर फेज में, लेटर फेज मतलब बाद वाले काल में, अंत में, ठीक है, यानी जो आपका होमोसेपियंस है, क्या है भाई, होमोसेपियंस यानी बुद्धिमान, जो हमारा जो पूर्वज है होमोसेपियंस, इसका अवतरण होता है धरती के ऊपर। मतलब जो भी अवतरण, तो क्या होता था तो पहले, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना थोड़ा सा बाकी जानवरों से अलग ज्यादा सीख लिया था, तो उसको बुद्धिमान मानव को होमोसेपियंस बोला गया है। और मतलब ये कह सकते हैं इसके लास्ट में और इसके शुरुआत में, जो मेसोलिथिक पीरियड है उसके शुरुआत में होमोसेपियंस का अवतरण धरती पे हो गया था। तो धीरे धीरे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है, चीजें बदलती जाती हैं, और देखिए वो क्या क्या करता आगे जाकर के। देखिए इसके अंदर भी, यहाँ भी आदमी आखेटक ही बना रहता है, आखेटक मतलब हंटर यानी शिकारी ही बना रहता है, और फूड स्टोरेज भी वो करता रहता है, यानी खाद्य संग्रहण ये सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाद्य संग्राहक वो बना रहता है, यानी फूड को स्टोर करने का उसको कॉन्सेप्ट वो समझ सका कि कैसे वो भोजन को बचा के रखेगा। लेकिन इसमें यहाँ खेती की जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक बात नहीं आ जाती आपकी मेसोलिथिक पीरियड में।
अब वो बात नहीं क्या है, आप लोग ये देखोगे कि यहाँ पे पशुपालन करना सीख लेता है वो। पशुपालन का आरंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? पशुपालन का आरंभ हो जाता है। अगर हम बात करें तो मेहरगढ़, ठीक है ना, मेहरगढ़ फिलहाल वहां पे पाकिस्तान में पड़ता है। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले जो है इसके पशुपालन के अवशेष मिले कि वहां पे जो पुराना आदमी था, जो स्टार्टिंग में जो आदमी था, उसके वो अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं लगभग 6000 BC। अगर मैं बात करूं लास्ट के आगे, इसके लास्ट में आने के बाद, मतलब मेजोलिथिक पीरियड के बिल्कुल लेटर फेज में जाने के बाद, लास्ट वाले अंत में जहां पे, तो उसने खेती बाड़ी नहीं, उसने पशुपालन करना सीख लिया था, एनिमल हस्बेंड्री। यानी हम ये कह सकते हैं उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करना सीख लिया था। और मेहरगढ़ में, ठीक है ना, मेहरगढ़ में कुछ एनिमल डोमेस्टिकेशन के, और बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में कुछ ये जो पशुओं को पाले जाने के कुछ अवशेष मिले हैं। अगर हम बात करें कि इसके अलावा हम बात करें तो वहां पे क्या क्या चल रहा था उधर की साइड, अगर हम देखिए, अब यहाँ पे जो आदमी था वो थोड़ा सा सामाजिक हो गया था। यहाँ पे 2-3 बातें देखोगे आप लोग, यहाँ पे 2-3 बातें देखोगे। अब आदमी ये चीजें तो करता ही, मतलब शिकारी तो नहीं शिकारी नेचर में उसके चेंज आता है। अब उसने पशुपालन करना सीख लिया था, वो तो पिछले फेज में सीख लिया था, ठीक है ना, पशुपालन तो सीख ही गया। इसके अलावा यहाँ की जो इम्पोर्टेंट बात आती है, उसने खेती बाड़ी करना यानी कृषि करना भी सीख लिया था, एग्रीकल्चर को भी उसने सीख लिया था। इसके अलावा उसने स्थायी निवास भी करना सीख लिया था। क्या था? स्थायी निवास। आप लोग समझोगे, क्योंकि खेती अगर आदमी करना सीख रहा है तो खेती को सुरक्षा के लिए वहां पे रुकना जरूरी होता है। तो अगर वहां रुकेगा तो उसको परमानेंट अपनी सेटलमेंट भी करनी पड़ेगी। तो उसने रुक करके अपना जो आवास बनाना सीख लिया था धीरे धीरे, कि भाई कोई झोपड़ी वगैरह टाइप का कुछ भी बनाना उसने सीख लिया था। तो उसका स्थायी निवास हो गया था एक जगह पे। तो पहले वो घुमंतियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह, ग्रासलैंड्स यानी ग्रासलैंड की खोज में, घास के मैदान की खोज में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहता था। ये 4-5 हजार साल तक ऐसे घूमता रहा था ये। अब उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर स्थायी निवास हो गया तो समाज भी बनने लगा। ठीक है, क्या बनने लगा? समाज का कॉन्सेप्ट आ गया। क्योंकि जब सारे लोग एक इकट्ठे रहते हैं तो उनको एक कलेक्टिव हित अलग होते हैं, इंडिविजुअल हित अलग होते हैं। तो वो उन हितों को पूरा करने के लिए समाज की स्थापना हो जाती है। तो ये चीजें आप लोग इसमें अंतर में देखोगे। क्या था कि यहाँ पे सिर्फ शिकारी था, भोजन को स्टोर कर लेता था, लेकिन खेती बाड़ी की जानकारी नहीं थी। और इसके लेटर फेज में होमो सेपियंस आता है, थोड़ा समझदार होता है, और उसके बाद ये मेजोलिथिक पीरियड आ जाता है। उस मेजोलिथिक पीरियड में जाकर के होमो सेपियंस पशुपालन का आरंभ कर देता है। आखेटक और खाद्य संग्रह वो बना रहता है। अगर हम नियोलिथिक पीरियड की बात करें तो पशुपालन, कृषि, स्थायी निवास और समाज के बारे में काफी कुछ सीख जाता है वो आगे जाकर के। चलिए, ये चीजें अभी आपने देखी। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम देखते हैं तीनों के बारे में। चलिए समझते हैं उनके बारे में भी क्या कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब अगला जो पॉइंट हम देख रहे हैं, अगला पॉइंट है, इसके ऊपर कुछ औजार मिले हैं। क्या है? कुछ औजार मिले हैं। औजारों के आधार पर अगर हम देखें, ठीक है, यहां पे एक पत्थर क्वार्टजाइट। क्या है भाई? क्वार्टजाइट। ये क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल करता था, और ये बड़े पत्थर, बड़े बड़े औजार बनाए जाते थे इससे, ठीक है ना, बड़े बड़े औजार, ठीक है, या फिर सल्क का इस्तेमाल करता था वो, ठीक है ना। तो बड़े बड़े औजारों का, पत्थरों का वो इस्तेमाल करता रहता था। और वो जो पत्थर वो इस्तेमाल करता था क्वार्टजाइट के बने हुए होते थे, ठीक है ना। क्वार्ट्ज पत्थर हरियाणा में भी मिलता है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में, तो वहां पे मिलता है क्वार्ट्ज पत्थर। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करें यहाँ पे, तो कुछ उसने इंपॉर्टेंट टूल्स भी उसने इस्तेमाल किए थे कि कौन कौन से औजार है जो, अगर हम बात करें उनकी, तो उनमें से इंपॉर्टेंट जैसे फ्लेक्स है, स्क्रैपर्स है और क्लीवर्स है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, सल्क है, सल्क मतलब जो है, जो ऐसे छीलने वाला किसी भी चीज को, जैसे मतलब
उसके मांस के ऊपर से उसको स्किन को अलग करने के लिए तो सल के जो स्क्रैपर होते हैं वो उनका इस्तेमाल करता था। और ये बड़े बड़े देखिए, ये जो क्वार्टजाइट पत्थर से बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल उसने किया, बड़े औजार ही बनाए। यानी मैंने कहा था कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन 3 पार्ट में से जैसे मैंने कहा था कि एक लोअर पैलियोलिथिक था, एक मिड पैलियोलिथिक था और एक अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में उसने बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया, बड़े बड़े औजारों का, पत्थरों का इस्तेमाल किया। उन पत्थरों से वो दबा करके मारता था छोटे जानवरों को, या ऊपर से पत्थरों के ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के उनको घेर देता, जाके छोटे जानवर जो चल रहे होते थे तो उनसे टकरा करके वो पहाड़ियों से गिर जाते थे और उनको उन बड़े पत्थरों के अवशेष मिले, किस तरीके से शिकार करता था। उसके बाद उसने, जब अगर हम मेसोलिथिक पीरियड की बात करें, मेसोलिथिक पीरियड में इसने थोड़ा सा शेप दे दिया था, उसको क्या कर दिया था, शेप दे दिया था। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे माइक्रोलिथ का इस्तेमाल किया। माइक्रोलिथ मतलब छोटे पत्थर, सूक्ष्म पत्थर छोटे हो गए थे इस टाइम में, यहाँ बड़े पत्थर होते थे। क्या होते थे भाई, बड़े पत्थर होते थे। यहाँ करके छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिया था। अब समझिए छोटे पत्थर में क्या क्या है। इसने जैसे कोई भी ऐसा पत्थर जैसे ट्रायंगल, ठीक है, पैना कर लिया उसने, या कोई भी ट्रेपीजी है इस टाइप का, या कोई भी मतलब अगर हम बात करें ऐसे फेंक के मारने वाला रैंडम कोई भी, मतलब ऐसे कोई भी ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, तो जैसे फेंक के मारने वाली, तो इसको ल्यूनेट बोलोगे आप, ठीक है, ल्यूनेट, ट्रेपीजी, ठीक है। ऐसे कोई भी सूक्ष्म पत्थर, माइक्रोलिथ पत्थर, छोटे पत्थरों का इस्तेमाल कर दिया, ट्रायंगल। तो ऐसे ऐसे औजार उसने बना लिए। इन औजारों के साथ इनके कोने नुकीले कर दिए जाते थे, या कोई भी पॉइंट, कोर पॉइंट, पैने नुकीले वाले, मतलब ऐसे कोई भी औजार उसने ऐसे बना लिए पैने से, ठीक है ना, जिससे ये ऐसे भाला वगैरह के रूप में उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो माइक्रोलिथ पत्थरों का बना होता था। ये छोटे पत्थर लकड़ी में घुसा करके और उसके ऊपर छाल के साथ उसको बांध करके फिर भाले या तीर के रूप में उसका इस्तेमाल करना इसने सीख लिया था। तो माइक्रोलिथ पत्थर का इस्तेमाल होता था इनके अंदर, छोटे पत्थरों का इस्तेमाल होता था। तो ये था आपका मेसोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड में अगर हम बात करें तो ये पत्थर जो इस्तेमाल करते थे स्लेट के औजार थे। क्या थे? स्लेट के औजारों को इसने इस्तेमाल किया, ठीक है, स्लेट के औजारों का उसने इस्तेमाल किया। तो आप लोग देखोगे औजारों के ऊपर से, औजारों के आधार पर भी इनमें अलग अलग टाइम पीरियड में विभिन्नताएं आप लोगों को देखने को मिलती है। अब जो इम्पोर्टेंट रहती है साथियों, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है, बस अभी 5 मिनट में और इसको खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है महत्वपूर्ण स्थल। क्या है भाई? महत्वपूर्ण स्थल। ये तीनों के इम्पोर्टेंट साइट जो है वो कहाँ कहाँ मिले हैं। महत्वपूर्ण स्थल, तीनों टाइम पीरियड की अलग अलग स्थल आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप लोग याद रखोगे अतिरम पक्कम। क्या याद रखोगे? अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम, देखिए अतिरम पक्कम तमिलनाडु में है। कहां पर है भाई? तमिलनाडु में। अतिरम पक्कम में एक मानव की खोपड़ी मिली है भाई। क्या मिली है यहाँ पे? मानव की खोपड़ी मिली है अतिरम पक्कम से। एक इसके अलावा आप लगोगे हथनोरा। हथनोरा, हथनोरा मध्य प्रदेश में है। और एक भीमबेटका याद रखोगे, भीमबेटका। भीमबेटका ये भी मध्य प्रदेश में है। गुफा काफी बार पूछा जाता है भीमबेटका के बारे में। तो देखिए हथनोरा में क्या मिला है? यहाँ पे मानव की खोपड़ी मिली है। क्या मिला? मानव की खोपड़ी मिली यहाँ पर, ठीक है, मानव की खोपड़ी मिली है। और भीमबेटका में क्या है? सबसे पुरानी चित्रकारी के अवशेष मिले इसमें, पेंटिंग्स की चित्रकारी यानी पेंटिंग्स के अवशेष मिले, पेंटिंग के अवशेष मिले। आप लोग देखोगे भीमबेटका एक गुफा है। भीमबेटका क्या है? गुफा है। और ये मध्य प्रदेश में है। और अगर हम बात करें तो नर्मदा घाटी में पड़ती है। कहां पे पड़ती है? नर्मदा घाटी में।
तो इसमें क्या है कि चित्रकारी बनाई गई गुफा के अंदर, तो उन चित्रकारी के यानी उन चित्रों के माध्यम से कोई मैसेज एक दूसरे को दे रहे होते थे। यानी मान लो कि उस गुफा में कोई आया, उसके बाद कोई और रह के आकर के रह रहा है, यानी जहां भी वो जाते थे उन पत्थरों के ऊपर कोई डिजाइन बना देते थे। मैं भी उन डिजाइन से वो कुछ न कुछ साइन पॉइंट आउट करना चाहते हो कि हम उधर की तरफ शिकार करने के लिए जा रहे हैं या इस चीज का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। तो उनको पढ़ा नहीं गया अभी तक क्योंकि चित्र बनाए गए। अब देखिए खास बात क्या है कि भीमबेटका में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल तीनों कालों के चित्र मिले हैं। क्या है? तीनों कालों के चित्र यहाँ पे मिले हैं। तीनों कालों के चित्र यहाँ पर मिले हैं। ये ध्यान रखोगे कि ये जो इसमें सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ ये पैलियोलिथिक पीरियड से जुड़े हुए यानी पूरा पाषाण काल से जुड़े हुए हैं, इसमें मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से जुड़े हुए पत्थर भी, वो जो है चित्र भी मिले हैं। इसके अलावा कुछ औजार मिले हैं। ये जगह है आपकी, इसका नाम है मिर्जापुर। क्या है? मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर। मिर्जापुर पड़ता उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ भी ये तीनों पीरियड जो हैं, ठीक है ना, तीनों कालों के औजार मिले यहाँ पे, तीनों कालों के औजार यहाँ पर मिले। तो आप लोग ये पैलियोलिथिक पीरियड में ये चीजें देखोगे। इसके अलावा अब मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड में क्या कुछ महत्वपूर्ण, इसके जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो कहाँ मिले हैं वो देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए, हाँ एक बात और देख लीजिए और समझ लीजिए। जो मेसोलिथिक पीरियड में जब आदमी ने पशुपालन करना शुरू किया लेटर फेज में लगभग 6000 BC के आसपास, तो सबसे पहले उसने एक जानवर को पालतू बनाया था। उस जानवर का नाम था कुत्ता। तो आप लोग ये याद रखो, कई बार पूछ लिया जाता है फर्स्ट एनिमल टू बी डेमोस्टिकेटेड, जो डेमोस्टिकेट किया गया था, ठीक है ना, तो वो था जो घरेलू बनाया गया था, जिसको वो था कुत्ता। आप लोग इसके बारे में याद रखोगे। इसके बाद आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिले हैं मेसोलिथिक, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चौपानी मांदो। क्या है? चौपानी मांदो। चौपानी मांदो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, ये चौपानी मांदो। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं यहाँ पे चौपानी मांदो से क्या कुछ मिला है। चौपानी मांदो से मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, मृद भांड। क्या मिले? मृद भांड यानी पोटरी। अगर हम बात करें तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं और ये मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए। इसके अलावा सराय नाहर राय, सराय नाहर राय ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सराय नाहर राय। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे, सराय नाहर राय। इसके अलावा बागोर और आदमगढ़, बागोर और आदमगढ़। बागोर जो पड़ता है आपका राजस्थान में पड़ता है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागोर राजस्थान में पड़ता है आपका, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले पशुपालन की जानकारी मिलती। किसकी जानकारी मिलती भाई? पशुपालन की। और पशुपालन में भी अगर हम बात करें तो बागोर और आदमगढ़ से जो भेड़ और बकरी के पालने की भी जानकारी मिलती है। और सबसे पहले, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले पालने वाला जानवर जो डोमेस्टिकेट किया गया था कौन सा जानवर है, तो वो आपका कुत्ता है। लेकिन बागोर और आदमगढ़ में पशुपालन की जो जानकारी मिली उसमें भेड़ और बकरी के पाले जाने की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नियोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट है, बुर्ज होम है और गफ कराल है, चिरंड है और कोल्डीवा है, ठीक है। बुर्ज होम, गफ कराल, ठीक है, और चिरंड है, चिरंड या कई जगह चिरोंद भी बोल देते इसको, चिरोंद, ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा कोल्डीवा
कोल्डिवा, ठीक है, कोल्डिवा। तो आप लोग देखोगे कोल्डिवा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बुरज़होम जम्मू कश्मीर में है, J&K में है, और गफकराल भी J&K में है। देखिए बुरज़होम में क्या मिला है, एक गर्तवास मिला है। क्या मिला भाई? गर्तवास। गर्तवास मतलब कबर मिली है, ठीक है, ग्रेव, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड, एक कबर मिली है यहाँ पर। इस कबर की खास बात क्या है कि इस कबर के अंदर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो ये कई बार पूछा गया कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की जो गुफा जो कबर है वो कहाँ पर मिली है? बुरज़होम, ये जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है, ठीक है ना। इसके अलावा गफकराल, गफकराल जम्मू कश्मीर में, ये भी नियोलिथिक पीरियड से जुड़ा हुआ है। चिरण, चिरौंज जिसको कई बार बोल दिया जाता है, वो बिहार में है। और इसके अलावा कोल्डिवा, कोल्डिवा में चावल के प्रथम साक्ष्य मिले भाई। कोल्डिवा, कोल्डिवा चावल के साक्ष्य मिले यहाँ से, ठीक है, चावल के साक्ष्य। इन्हीं चावल के साक्ष्यों के आधार पर ये देखा जा सकता है कि इस टाइम पे खेती बाड़ी करना इंसान ने शुरू कर दिया था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक दो बातें और इसके अंदर रह जाती है, वो आप लोगों को बता रहा हूं मैं तीनों के बारे में। इसमें कुछ खास बातें थी, क्या क्या खोज किया गया था वो और देख लेते हैं। देखिए आग की खोज के बारे में बात आती है, ठीक है, खोज क्या क्या हुई है देख लीजिए। आग की खोज की बात करें तो आग की खोज यहीं पे हो चुकी थी। क्या थी? आग की खोज आदमी ने यहीं पे कर ली थी, लेटर फेज में, इसके बाद वाले टाइम पीरियड में, ठीक है ना। मतलब 25 लाख से 10,000 BC के आसपास में भी 20 या 30,000 BC के आसपास की बात है जब आग की खोज हो चुकी थी। लेकिन उस टाइम तक आदमी ने उसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं सीखा था। तो व्यवहारिक प्रयोग मध्य पाषाण काल में, यानी इसका व्यवहारिक कि किस पर्पज के लिए उसका प्रयोग करे, यानी किसका प्रयोग? आग का। तो आगे जाकर के अगले टाइम पीरियड में सीखा, मेसोलिथिक पीरियड में जाकर के आदमी आग का व्यवहारिक प्रयोग सीखता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस टाइम पीरियड में इसमें आग भी इसने जलाना अच्छे तरीके से सीख लिया था, तो क्योंकि ये व्यवहारिक प्रयोग करना सीखे तो आग भी आ चुकी थी इस टाइम पे। इसके अलावा पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार इस टाइम पीरियड की सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया बदल गई, पूरी दुनिया छोटी लगने लगी पहिए के आविष्कार के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल नियोलिथिक पीरियड में होता है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो कृषि, कृषि जैसे मैंने भी बताया था कि जो कोल्डिवा वहां चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो कृषि हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं। कृषि का जो खोज हुई वो भी इस टाइम पीरियड में हुई। और कृषि के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पे समाज का अस्तित्व भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी के साथ समाज भी बनना शुरू हो जाता है। साथियों आप लोगों को ये जो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में जो पहला लेक्चर में लेके आया हूँ, ये इसमें कोई खास बातें थी नहीं ऐसा अगर देखा जाए तो। कुछ 15-20 क्वेश्चन बनते इंपॉर्टेंट जो आपको इस वीडियो के दौरान सुनने को मिल गए होंगे। लेकिन इसके बाद आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे, उनको पढ़ाने में मजा आएगा और कहानियों के रूप में हम उनको पढ़ सकते हैं। इनको कहानियों के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता था। तो उम्मीद करता हूँ फिर भी ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आने वाले लेक्चर इनसे भी ज्यादा अच्छे होने हैं। धन्यवाद।